मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। हम आज मानवाधिकार का अध्ययन करेंगे, जिसे 2 अध्यायों में विभाजित किया है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जॉक्स रूसो ने आज से लगभग करीब 200 वर्षों से ज़्यादा पहले ये लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अपनी इस सूक्ति में रूसो ने शोषण तथा असमानता के बंधनों में जकड़े हुए जनसाधारण के स्वतंत्र होने की और स्वाधीनता, आज़ादी और समानता का बेहतर जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया था। वास्तव में अनेक सामाजिक विचारक तथा राजनीतिक आंदोलन बहुत समय से मनुष्य को उन जंजीरों से मुक्त कराने का जिनमें वह जकड़ रहा है, उन्हें उन अधिकारों का उपभोग करते हुए देखने का प्रयत्न करते रहे हैं जिन्हें रूसो स्वाभाविक, अभिन्न और अविभाज्य समझते थे। अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। राज्य के द्वारा व्यक्ति का कतिपय सुविधाएं प्रदान की जाती है। राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। अमेरिका तथा फ्रांसीसी क्रांतियों के पश्चात मानव अधिकारों की जो घोषणा हुई, उसके द्वारा मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया। सन 1941 ईस्वी में अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए संदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 स्वतंत्रताओं पर बल दिया था: भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म तथा विश्वास की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता। ये सभी अधिकार विश्व में प्रत्येक स्थान पर सभी को प्राप्त होने चाहिए। अटलांटिक चार्टर से लेकर द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के पूर्व अनेक सम्मेलनों में मित्र राष्ट्रों के द्वारा मानवीय अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं पर बार बार बल दिया गया। विश्व शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के प्राथमिक सुझाव 1944 में डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन में स्वीकार किए गए थे। उस समय यह कल्पना नहीं की गई थी कि मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देने को इस प्रस्तावित संगठन का एक बुनियादी उद्देश्य निर्धारित किया जाए। लेकिन जब दूसरे महायुद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, तो सोवियत संघ के प्रतिनिधिमंडल की पहलकदमी पर ही घोषणा पत्र तैयार करने वालों ने मानवाधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान से संबंधित प्रावधानों की आवश्यकताओं पर स्वीकार किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानवाधिकार यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवाधिकार संबंधी पृथक घोषणा तो नहीं शामिल है, लेकिन चार्टर में अनेक स्थानों पर मानव का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मानवाधिकारों को राज्य के बीच संगठित सहयोग स्थापित करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवाधिकार के संबंध में अग्रलिखित संदर्भ मिलता है, जैसे कि चार्टर की प्रस्तावना में मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा पुरुष एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में विश्वास प्रकट किया गया है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत चार्टर के उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के बिना किसी भेदभाव के मूलभूत अधिकारों का बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 13 में महासभा द्वारा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता देने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 55 में यह प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। जैसे 13 में ये लिखा हुआ है, जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को प्राप्ति को देने में सहायता देना। अनुच्छेद 56 में भी उपबंध है कि सभी सदस्य राज्य मानव अधिकारों तथा मानव स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 62 के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा सभी के लिए मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाना तथा उनके पालन की सिफारिश करने की व्यवस्था है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में पहली बार मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा पर बल दिया गया। चार्टर के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र को मानवाधिकारों के संबंध में केवल प्रोत्साहन देने का ही अधिकार है, कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं। चार्टर के अंतर्गत मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं केवल उल्लेख है, परंतु इनकी व्याख्या कोई व्याख्या नहीं की गई। वास्तव में चार्टर इस संबंध में राष्ट्रों के मध्य सहयोग को अधिक आवश्यक मानता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों का उद्देश्य जाति, लिंग, भाषा तथा धर्म के भेदभाव के बिना सब लोगों के मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं में वृद्धि करना तथा उनके प्रति सम्मान भाव जगाना है। मौलिक अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवाधिकारों के आदर्श को स्वीकार करने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। लगभग 3 वर्षों के प्रयत्न के बाद मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मसौदा तैयार किया। इस मसौदे को महासभा ने कुछ संशोधनों के साथ 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। मानवाधिकार घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद है। इस घोषणा पत्र में न केवल नागरिक राजनीतिक अधिकारों का बल्कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों का भी पहली बार प्रतिपादन किया गया है, अर्थात काम करने के और समान काम के लिए समान पारिश्रमिक पाने का, ट्रेड यूनियनों में संगठित होने के अधिकार का, विश्राम और सामाजिक भरण पोषण के अधिकार का, शिक्षा के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार का, जीवन के अधिकार का, विचार, धर्म, शांतिपूर्ण सभाएं करने और तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि को। पूरी दुनिया की जनता जानती है कि 30 धाराओं वाली इस अनुच्छेद वाली ये घोषणा लोकतांत्रिक सामाजिक शक्तियों में बढ़े हुए प्रभाव के अंतर्गत और मानवाधिकारों लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यापक जनसाधारण की सशक्त कार्रवाई के फलस्वरूप की गई है। इसकी प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया। चूंकि ये घोषणा राष्ट्र संघ की महासभा के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार की गई थी, इसलिए इसका कानूनी रूप से बाध्य करना वाला कोई स्वरूप नहीं है। अनुच्छेद 30 अनुच्छेदों वाला इस घोषणा पत्र इस प्रकार से है। अनुच्छेद 1, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकार मर्यादा में सम्मान और उनमें विवेक और बुद्धि है, अतएव उन्हें एक दूसरे के साथ भ्रातृभाव व्यवहार रखना चाहिए। अनुच्छेद 2, प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक और आर्थिक उत्पत्ति, जन्म और अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव के इस घोषणा में व्यक्त किए हुए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है। इसके अलावा किसी स्थान अथवा देश के साथ जिसका विवाह व्यक्ति नागरिक है, राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, चाहे वह स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो अथवा शासनाधिकार से विहीन हो अथवा अन्य प्रकार के अल्पप्रभु हो। अनुच्छेद 3, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वाधीनता की सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4, कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकेगा। दासता और दास व्यवहार सभी क्षेत्रों स्वार्थ निषेध होगा। अनुच्छेद 5, किसी व्यक्ति को क्रूर या अमानुषिक दंड नहीं दिया जाएगा, ना उसके साथ अपमानजनक बर्ताव किया जाएगा। अनुच्छेद 6, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह सर्वोच्च कानून के अधीन व्यक्ति माना जाए। अनुच्छेद 7, कानून के सामने सभी समान हैं और किसी भेदभाव के बिना कानून की सुरक्षा के अधिकारी है। यह यदि इस घोषणा के विरुद्ध भेद नीति मूलक आचरण किया जाए या किसी को ऐसा आचरण की प्रेरणा दी जाए तो उसे अवस्था में सब समान रूप से रक्षा के अधिकारी हैं। अनुच्छेद 8, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने वाले कार्यों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष संरक्षण पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 9, किसी व्यक्ति को अविहित गिरफ्तारी के दो निष्कासन न हो सकेगा। अनुच्छेद 10, प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों तथा अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित और खुले आम तौर से सुने जाने का पूर्णतः सम्मान अधिकार है। अनुच्छेद 11 में एक जो है, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है तब तक निर्दोष समझा जाएगा जब तक उसे खुले आम मुकदमे द्वारा जिसमें उसे अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए उचित सुविधा प्राप्त हो रही है, अपराधी सिद्ध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 11 में 2 जो भाग है,
जो अपराध करने के समय किसी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडनीय नहीं था, उस अपराध के लिए अपराध के बाद बने हुए कानून द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। जो सजा अपराध करने के समय कानून के अनुसार वैध थी, उससे अधिक सजा बाद के बने हुए कानून के मंतव्य के अनुसार नहीं दी जा सकेगी। अनुच्छेद 12 किसी की भी कौटुंबिक, गृहस्थिक या पत्र व्यवहार की गोपनीयता में मनमाना दखल नहीं दिया जाएगा और न उसके सम्मान और ख्याति पर आघात पहुंचाया जाएगा। अनुच्छेद 13(1) प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के भीतर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 13 का 2 भाग है, जो प्रत्येक व्यक्ति, खंड जो 2 है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी देश को जिसमें उसका भी देश सम्मिलित है छोड़ने का अधिकार है और अपने देश में लौट जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को प्रताड़न से बचने के लिए किसी भी देश में आश्रय लेने और सुख से रहने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 का खंड 2 है, अराजनीतिक अपराध अथवा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं सिद्धांत के विरुद्ध होने वाले कार्यों के फलस्वरूप मूलतः दंडित व्यक्ति अधिकार से वंचित रहेगा। अनुच्छेद 15 का कै जो है, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है और उसमें 15 ख में कोई व्यक्ति अपने राष्ट्रीयता से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकेगा और न उसको राष्ट्रीय परिवर्तन करने के मान्य अधिकार से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 16 खंड 1 में वैक्स अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें विवाह करने का वैवाहिक जीवन में और वैवाहिक संबंध विच्छेद के समान अवसर प्राप्त होंगे, अधिकार प्राप्त है। 16 का खंड जो 2 है, उसमें विवाह के इच्छुक दंपति की पूर्ण स्वतंत्रता और स्वीकृति पर विवाह संपन्न होगा। 16 का जो 3 खंड है, उसमें परिवार समाज की नैसर्गिक एवं मौलिक सामूहिक इकाई है और उसे समाज और राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 17(1) में प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरे के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। 17 में खंड 2 में कोई भी व्यक्ति कोई भी अपनी संपत्ति से मनमाने तौर पर वंचित नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 18 प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति तथा धर्म स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत अपने धर्म मत का परिवर्तन करने की स्वतंत्रता और अपने धर्म और मत का उपदेश, प्रयोग, पूजा या परिपालन सर्वसाधारण के सामने अथवा एकांत में करने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अनुच्छेद 19 प्रत्येक व्यक्ति को मत और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अंतर्गत स्वेच्छा से मत स्थिर करने और किसी भी भौगोलिक सीमा और माध्यम से विचार और सूचना मांगने, प्राप्त करने, देने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अनुच्छेद 20 में खंड 1 में प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 का खंड 2 में किसी व्यक्ति को किसी संस्था में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 खंड 1 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में स्वतंत्रता पूर्वक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 21(2) जो है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी सेवाओं में पहुंचने की समान सुविधा का अधिकार है। 21(3) में अनुच्छेद में लोकमत ही प्रशासन के शासनाधिकार का आधार होगा। यह लोकमत निश्चित अवधि के बाद और सही तौर पर किए गए चुनावों द्वारा प्रकट होगा। ये चुनाव सर्वसाधारण के समान मताधिकार से और गुप्त मतदान द्वारा अथवा इसी प्रकार की किसी स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होंगे। अनुच्छेद 22 प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते सामाजिक सुरक्षा का अधिकार रखता है और राष्ट्रीय प्रयत्न और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा एवं प्रत्येक राज्य के संगठन और साधन के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को जो
उसके गौरव और व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए आवश्यक है प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 23 खंड 1 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, जीविका के लिए पेशा चुनने, काम की उचित और अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने और बेकार से सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 23 का खंड 2 में प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 23 खंड 3 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए उचित और अनुकूल पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, ताकि अपनी और अपने परिवार की मानवीय प्रतिष्ठा के अनुकूल सत्ता कायम रखना सुनिश्चित हो सके। साथ ही यदि आवश्यक हो तो सामाजिक संरक्षण के लिए अन्य साधन भी प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 23 का खंड 4 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित की रक्षा के लिए श्रम ट्रेड यूनियन कायम करने, उनमें सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 24 में प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार, साथ ही साथ काम के घंटों का समुचित निर्धारण और अवधि के अनुसार सवेतन छुट्टियां का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में खंड 1 में लिखा, प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा जीवन स्तर कायम करने का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य और सुख के लिए पर्याप्त हो। इसमें भोजन, वस्त्र, निवास स्थान, चिकित्सा की सुविधा तथा आवश्यक समाज सेवाओं की उपलब्धि और बेकारी, बीमारी, शारीरिक असमर्थता, वैधव्य, वृद्धावस्था या काबू के बाहर परिस्थितियों के कारण जीविका के साथ साथ हाथ सम्मिलित है। अनुच्छेद 25 खंड 2 में प्रत्येक माता तथा शिशु के मातृत्व और शिशु की विशेष देखभाल और सहायता प्राप्त करने का अधिकार सभी बच्चे, चाहे वे विवाहित दंपति की संतान हो अथवा जायज हो, समान रूप से सामाजिक संरक्षण का उपयोग करेंगे। अनुच्छेद 26 एक खंड 1 में लिखा, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार शिक्षा क्रम प्राथमिक और मौलिक अवस्था में निःशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। टेक्निकल और व्यावसायिक कमर्शियल शिक्षा की सामान्य उपलब्धि की व्यवस्था की जाएगी। और योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा सभी समान रूप से प्राप्त कर सकेंगे। अनुच्छेद 26 खंड 2 में शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता प्रतिष्ठा बढ़ाना होगा। शिक्षा द्वारा सभी राष्ट्रों और जातियों एवं धार्मिक समूह में सद्भाव, सहिष्णुता और मैत्री की अभिवृद्धि की जाएगी और शांति कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को शिक्षा द्वारा बढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 26 खंड 3 में लिखा, माता पिता को अपनी संतान के लिए शिक्षा के प्रकार चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 खंड 1 में लिखा, प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेने व कलाओं का आनंद लेने और वैधानिक विकास से लाभान्वित होने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 खंड 2 में लिखा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने किसी भी वैधानिक, साहित्यिक अथवा कलात्मक कृति के फलस्वरूप सैनिक एवं भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है जिससे इस घोषणा में निर्दिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रता की पूर्ण प्राप्ति हो सके। अनुच्छेद 29(1) में लिखा, समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनसे उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास संभव है। अनुच्छेद खंड 29(2) में लिखा हुआ है, अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता को उपभोग करने में प्रत्येक व्यक्ति को उन सीमाओं के भीतर रहना होगा जो कानून द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित की गई है कि दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रता का अपेक्षित सम्मान एवं प्रतिष्ठा हो सके और जनतांत्रिक समाज में नैतिक और सार्वजनिक शांति और जनकल्याण के हेतु समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अनुच्छेद 29 के खंड 3 में लिखा है, उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध किसी भी दशा में प्रयोग न किया जाए। अनुच्छेद 30 में लिखा, इस घोषणा पत्र में दिए गए किसी भी आदेश के ऐसे अर्थ न लगाए जाए जिससे किसी राज्य को, सामूहिक अथवा व्यक्ति को किसी भी ऐसे काम में लगाने या करने का अधिकार मिले जिसका इस घोषणा पत्र में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रता में से किसी को नष्ट करने का उद्देश्य हो।
यानी कि 30 अनुच्छेद है। इस घोषणा पत्र को मानवतावाद का दमकल कहा गया। चार्ल्स मलिक के अनुसार यह घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र न होकर संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का अंग है। श्रीमती रूजवेल्ट ने इस घोषणा पत्र का समस्त मानव समाज के मैग्ना कार्टा का नाम दिया। पामर और पार्किंस के शब्दों में यह घोषणा पत्र केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। धन्यवाद। आज इतना ही।